ओके, अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम है रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे आता क्या है। तो एक तो क्या होता है, एक होते हैं अश्योरेंस इंगेजमेंट। अश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होते हैं, जिसमें प्रैक्टिशनर क्या कर रहा होता है, वो एक कंक्लूजन दे रहा होता है। ठीक है, और उस कंक्लूजन के बेसिस पे जो भी यूज़र्स होते हैं वो उनका क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनहेंस हो जाता है कि ठीक है, प्रैक्टिशनर ने बोल दिया तो ठीक ही होगा वैसा। ठीक है, पर क्या सारा जो भी काम प्रैक्टिशनर करता है क्या वो सारा अश्योरेंस इंगेजमेंट ही होता है क्या? नहीं, कुछ इंगेजमेंट ऐसे भी होते हैं जो अश्योरेंस इंगेजमेंट नहीं होते। ठीक है, नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट होते हैं और उन्हीं को बोला जाता है क्या, रिलेटेड सर्विसेज। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टैक्स रिटर्न बनाना। ठीक है, जहाँ पे आप कोई भी कंक्लूजन नहीं दे रहे हो तो। दूसरा, आपने कंसल्टिंग दी, रिलेटेड टू मैनेजमेंट कंसल्टिंग हो गया, टैक्स कंसल्टिंग हो गया, वो सारी चीज़ें। या फिर आपने क्या करा, आपने एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करा, या फिर आपने कंपाइलेशन का इंगेजमेंट करा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सारी चीज़ों में आपको कोई भी ओपिनियन नहीं देने जाना है। तो ये सब किस में कवर होती जाती हैं, ये सारी चीज़ों में ये सब आ जाती है रिलेटेड सर्विसेज में। ठीक है, जो इंसान रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि भाई वो ऑडिटर हो ही हो फाइनेंशियल एंटिटी का, एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो कोई भी इंसान कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 2 SRS कवर किए गए हैं। ठीक है, दैट इज़ स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। क्या है, आपने एक 4400, एक 4410, 4400, 4410। 4400 किसके बारे में बात करता है, वो बात करता है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के बारे में, और 4410 बात करता है कंपाइलेशन के बारे में। ठीक है, 4400 में क्या बोला गया है, सिंपल से SRS है। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो SRS है वो एक गाइडेंस देता है ऑडिटर को कि भाई अगर वो इस तरीके की कोई एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में काम कर रहा होगा तो उसको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब समझ रहे हैं। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का मतलब है कि भाई ऑडिटर क्या कर रहा है, वो क्लाइंट उसको लेके आया और वो उनको क्या बोल रहा है कि आप एक काम करो, आप एक रिपोर्ट दो। ठीक है, रिपोर्ट किस चीज़ की देनी है, आपको देनी है रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। आपको जो मिला ना फाइंडिंग्स, उसके ऊपर रिपोर्ट दो। ठीक है, अच्छा, रिपोर्ट देंगे कैसे, उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। प्रोसीजर किस पे परफॉर्म करोगे, तो ऑन दी एलिमेंट्स, अकाउंट्स एंड आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, अकाउंट्स रिसीवेबल चेक करना, अकाउंट्स पेबल चेक करना, परचेज चेक करना, सेल चेक करना, सेगमेंट का प्रॉफिट चेक करना, ये सारी चीज़। हम कहीं पे भी अश्योरेंस नहीं दे रहे हैं इधर, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारे लिए, ये सारे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर हमारे लिए हो गए नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट। ठीक है, एज एन ऑडिटर आपको कंप्लाई करने सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को। एक हमने MCQ भी देखा था, अच्छा MCQ था, इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वाला, तो वो उस तरीके से तो सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने। इंडिपेंडेंस कंपलसरी नहीं है, इंडिपेंडेंस यहाँ पे SRS में कहीं पे भी नहीं बोला है कि आपको इंडिपेंडेंस को कंप्लाई करना है। ठीक है, अब ऑडिट और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या फ़र्क है, तो अश्योरेंस का ही फ़र्क है। ऑडिट में हम क्या कर रहे होते हैं, अश्योरेंस दे रहे होते हैं, पर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में हम कोई भी अश्योरेंस नहीं दे रहे होते हैं। हम सिर्फ रिपोर्ट देते हैं अपनी फाइंडिंग्स की, और उसके बेसिस पे जो यूज़र होता है वो खुद अपना कंक्लूजन बना रहा होता है। ठीक है, अब जब आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट डिसाइड करोगे, तो उस टाइम पे क्या क्या लिखोगे, तो उस टाइम पे आप लिखोगे कि क्या नेचर ऑफ एंगेजमेंट रहने वाला है। ठीक है, और आप ये बोलोगे कि यहाँ पे कोई भी अश्योरेंस नहीं दी जाएगी। आपका पर्पस क्या है, तो नेचर, पर्पस, उसके बाद क्या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आपको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर अप्लाई करना है, उसके बाद क्या नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट रहने वाला है प्रोसीजर का, एंड उसके बाद अगर कोई लिमिटेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट्स है ऑफ सच फैक्चुअल फाइंडिंग, तो वो भी आप बताओगे, वो भी डिसाइड हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है, अब आपको ढूंढने जाना है तो उसके मतलब जो भी फैक्चुअल फाइंडिंग्स देखने जाना है, उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स लगाने हैं। वो प्रोसीजर्स में क्या आता है, तो वो हमारे जो हमने पढ़े हैं ना नॉर्मल वाले सारे, इंक्वायरी कर लो, एनालिसिस कर लो, डीकम्प्यूटेशन कर लो, कंपैरिजन कर लो, एक्यूरेसी चेक कर लो, ऑब्जर्वेशन कर लो, इंस्पेक्शन कर लो और कंफर्मेशन ले लो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोसीजर्स में दी गई है कि आप ये सब कर सकते हो। आप रिपोर्ट दोगे, रिपोर्ट में क्या क्या लिखोगे, टाइटल दोगे, एड्रेस ही दोगे। एड्रेस ही कौन होगा, वही अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिसने आपको अपॉइंट किया होगा। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन दोगे कि ये क्या है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है, और वो कौन सा वाला एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कौन सी इन्फॉर्मेशन के ऊपर लगाया गया है वो बताओगे। उसके बाद आप ये बोलोगे कि ये आपने SRS 4400 के हिसाब से फुलफ़िल किया है, क्या पर्पस था, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं, क्या फैक्चुअल फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, ये कोई ऑडिट या रिव्यू नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी अश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आप ये बोलोगे कि ये इस रिपोर्ट का एक्सेस सिर्फ उन्हीं पार्टीज़ तक रहेगा जो भी एग्रीड थे इस प्रोसीजर के लिए, मतलब आप और सामने वाली क्लाइंट को, और डेट, प्लेस और सिग्नेचर। तो एकदम ये बेसिक है, याद क्या रखना है, इंडिपेंडेंस कंपलसरी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है कि वही इंसान करे जो जिसने ऑडिट किया हो। और तीसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि अश्योरेंस नहीं देते। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंपाइलेशन इंगेजमेंट, सेकेंड ही इसी का पार्ट, दैट इज़ 4410। वो भी क्या है, वो भी SRS है। तो वहाँ पे भी हम कोई अश्योरेंस तो नहीं देने वाले। तो होने क्या वाला है वहाँ पे, एज एन प्रैक्टिशनर आप क्या करोगे, आप असिस्ट करोगे। किसको असिस्ट करोगे, मैनेजमेंट को असिस्ट करोगे इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट ऑब्टेनिंग एनी अश्योरेंस। ठीक है। कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो कंपाइलेशन वाला होता है प्रैक्टिशनर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो एक्सपर्टीज़ है, जो नॉलेज है, वो लगाएगा और उसके बेसिस पे हेल्प करेगा किसको, मैनेजमेंट को, फॉर दी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। आप सिंपली कंसोलिडेशन वगैरह बनाने में हेल्प कर रहे हो, या कोई मंथ एंड में कोई रिपोर्ट बनानी है उसके लिए हेल्प कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे भी कोई अश्योरेंस नहीं दी जाएगी, और यहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी भी नहीं है कि आप क्या करो, आप एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन चेक करो। दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर एक MCQ भी है। ठीक है, कि एज एन प्रैक्टिशनर आपको वेरीफाई नहीं करने जाना है एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है। कहाँ पे हमारा कंपाइलेशन का एंगेजमेंट लगता है, तो आपको क्या करना है, मैंडेटरी पीरियोडिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होता है एज़ पर लॉ एंड रेगुलेशन, वहाँ पे आप हेल्प कर सकते हो। दूसरा, आप मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को चाहिए फॉर द इंटरनल पर्पस, आप वो कर सकते हो। एक्सटर्नल पार्टीज़ को चाहिए फॉर द ग्रांट रिफंडिंग और वो सारे पर्पस। ट्रांजेक्शनल पर्पस के लिए हो सकता है, जैसे मर्जर्स एक्विजिशन, तो वो सब हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे भी सारे एथिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करोगे। इंडिपेंडेंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सेम जैसे बाकी उस दूसरे वाले में था ना, वैसे यहाँ पे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना और कंटिन्यू करना है। तो उस टाइम पे एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने से पहले आप क्या क्या चीज़ों को चेक करोगे, तो आप देखोगे क्या यूज़ रहने वाला है और क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है ऑफ दिस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। क्या एप्लीकेबल FRF है वो देखोगे। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप देखोगे। प्रैक्टिशनर की क्या जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी के लिए बोला जाए तो भाई उनको ही प्रिपेयर करना है, उन्हीं को प्रेजेंट करना है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को, उन्हीं को इंटरनल कंट्रोल को डिज़ाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन करना है। एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड देखना उनकी जिम्मेदारी है। कहीं पे भी कोई जजमेंट लगेगा तो वो भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। ठीक है। यू आर जस्ट असिस्टिंग दैम, यू आर जस्ट हेल्पिंग दैम। ठीक है। इसके बाद फॉर्म एंड कंटेंट डिसाइड कर लो। ऑडिट जो भी आपका, ऑडिट नहीं है सॉरी, प्रैक्टिशनर का रिपोर्ट रहेगा वो, और इंगेजमेंट लेटर ले लो। ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप ऑडिट परफॉर्म करने, आप सॉरी ऑडिट नहीं, इंगेजमेंट क्या करने वाले हो, परफॉर्म करने वाले हो। तो इंगेजमेंट परफॉर्म करते टाइम आपको क्या क्या करोगे, तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंडिंग लोगे। अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की लोगे, तो बिज़नेस की लोगे, उसके ऑपरेशन की लोगे, अकाउंटिंग सिस्टम और रिकॉर्ड्स की लोगे, एप्लीकेबल FRF क्या चल रहा है वो लोगे, और एप्लीकेशन क्या है एंटिटी की, इंडस्ट्री की, वो लोगे। ठीक है। आपने अंडरस्टैंडिंग ले ली। इसके बाद आप क्या करोगे, चीज़ों को चेक करना स्टार्ट करोगे, कंपाइल करना स्टार्ट करोगे। तो आप क्या करने वाले हो, आप कंपाइल करने वाले हो जो भी रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं और जजमेंट है मैनेजमेंट ने आपको दिए हैं वो। दूसरा, आप सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट जो भी मैनेजमेंट ने लिए हैं वो आप डिस्कस करोगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट के साथ। उसके बाद आपने बना के तैयार कर लिया, उसके बाद एक बार आप रीड करोगे। इसका हमने एक MCQ भी पढ़ा था कि भाई बाद में पता चला तो फिर क्या करना है, तो इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी वहाँ पे, वो वाला। ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो यू विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट कि भाई वो ठीक करे, और अगर वो नहीं करते हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करोगे तो रीज़न भी बताओगे दी राइटिंग। ठीक है। अगर कहीं पे अमेंडमेंट का ज़रूरत पड़ रहा है, जैसे एग्जांपल जो बोला उसी के लिए, तो क्या करना है, आपने देखा कि भाई जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना वो एप्लीकेबल FRF के हिसाब से नहीं है, वहाँ पे अमेंडमेंट की ज़रूरत है, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, मिसलीडिंग हो जाएगी। तो आप वो अमेंडमेंट जाके मैनेजमेंट को बताओगे। अगर मैनेजमेंट मना कर देती है टू मेक दैट प्रपोज अमेंडमेंट, तो आप क्या कर लोगे, विड्रॉ कर लोगे और अपने रीज़न बता दोगे। ठीक है। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो फिर आप डिटरमाइन करोगे ड्यू टू प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। विड्रॉल पॉसिबल नहीं है वो हमने उधर देखा था कि भाई सेबी की कई एक्ट्स लगते हैं लिस्टेड एंटिटीज़ वगैरह वाले में, वहाँ पे वो सब चीज़ बोली हुई है। ठीक है। इसके बाद आप एक एक्नॉलेजमेंट लोगे मैनेजमेंट से कि भाई आप ही का फाइनल जिम्मेदारी है इसको बनाना, इसको कंपाइल वगैरह करना, मेरा जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है। इसके बाद आपको रिपोर्ट देने जाना है। रिपोर्ट में लिखोगे क्या टाइटल है, क्या एड्रेस ही है। स्टेटमेंट दोगे कि भाई ये मैंने कंपाइल किए इन्फॉर्मेशन को ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बताओगे, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस की जिम्मेदारी बताओगे। इसके बाद आप ये बताओगे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को और उसका एप्लीकेबल FRF को कैसे आइडेंटिफाई किया गया। प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने SRS 4410 को कंप्लाई किया है। आप ये एक्सप्लेनेशन दोगे कि यहाँ पे कोई अश्योरेंस का एंगेजमेंट नहीं है, ना ही आप रिस्पॉन्सिबल हो टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कम्प्लीटनेस, और आपने कोई भी यहाँ पे ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं किया है। देन लास्ट में डेट, सिग्नेचर एंड प्लेस। डॉक्यूमेंटेशन का एक पॉइंट है, याद रखना, MCQ में भी है और क्वेश्चन भी है इसका एक, कि भाई आप क्या क्या चीज़ों को डॉक्यूमेंट करोगे, तो जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, ठीक है, जो भी आपको मिले ड्यूरिंग द इंगेजमेंट,
और वो मैटर्स को कैसे एड्रेस किया आपने वो। देन उसके बाद कुछ रिकॉर्ड्स आपने रखे होंगे और आपने देखा कि भाई वो रिकंसाइल कर रहे हैं विद द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट की नहीं, वो फाइनल वर्जन का जो भी आपका बना कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो, और आपका जो रिपोर्ट है वो आपको फाइल करना है। आपको फाइनल इंगेजमेंट फाइल तैयार करनी है ऑन दी टाइमली बेसिस। यहाँ पे टाइमली का मतलब 60 डेज़ नहीं है, टाइमली मतलब सिर्फ टाइमली बोला हुआ है एज़ पर फॉर्म। इसके लिए एक MCQ है, इसके लिए सिर्फ टाइमली बेसिस वर्ड है इधर। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, ये हो गए हमारे दोनों SRS दैट इज़ रिलेटेड सर्विसेज 4400 एंड 4410।